हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं नया चैप्टर नया लेसन स्टार्ट करने वाला हूं और जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपके जो बहुत सारी क्यूरियोसिटी थी, आ, जिज्ञासा जिसको बोलते हैं, जानने की इच्छा, वो आपका क्लियर होने वाला इस चैप्टर के माध्यम से। बहुत सारी क्यूरियोसिटी यूनिवर्स के रिगार्डिंग, मतलब यूनिवर्स में कैसे तारे, क्या सैटेलाइट कैसे मतलब पिक्चर्स ले पाता है, या जो फिर कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, कोई चीज़ नीचे क्यों आ जाती है। बहुत सारी क्वेश्चन आपके मन में ऐसे आते होंगे, जिनके आंसर आप जानते भी हो या फिर नहीं जानते होंगे। वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होगी। ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और ज़्यादा आसान भी नहीं है ये चैप्टर। तो हम लोग बात करते हैं कि जो ये दो वर्ड आती है, एक तो आता है ग्रेविटी और एक वर्ड आता है ग्रेविटेशन। ठीक है। ग्रेविटी और ग्रेविटेशन, ये दो बातें हैं। तो दो वर्ड है, दो बातें नहीं, दो वर्ड बोल सकते हैं। तो ये जो दो वर्ड है, इसको हम लोग सबसे पहले क्लियर करते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशन दोनों एक ही है। लेकिन दोनों में थोड़ी डिफरेंसेस है, अलग मतलब थोड़ी अलग होती है एक दूसरे से। लेकिन दोनों का मतलब यही हुआ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों ही चीज़ों को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये आगे चल के मैं सबसे पहले इसी चीज़ को मैं क्लियर करूंगा, फिर आगे हम लोग जो भी इसका हिस्ट्री है, जो भी हम लोग क्या साइंटिस्ट ने किया इसके बारे में, कहाँ से आया, क्या है, तो उस वो बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो ये दो वर्ड है उसको मैं क्लियर करूँगा, फिर आगे चल के और भी ये चीज़ें क्लियर हो जाएगा आपका। तो बात करते हैं हम लोग इसके दोनों में डिफरेंसेस के बारे में, क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये ग्रेविटेशन है, ये ग्रेविटेशन है और ये ग्रेविटी है। ठीक है। हमने क्या करा, एक टेबल बना रखा है। तो पहली बात करते हैं फर्स्ट में कि द इट इज अ फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडी इन यूनिवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन यूनिवर्स में कहीं भी दो बॉडी या दो मास के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मतलब यूनिवर्स में कहीं भी दो मासेस है। मतलब आप अर्थ पे हो, सपोज करो आप दो फ्रेंड के साथ बैठे हो, आप दो फ्रेंड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। ठीक है। मतलब यूनिवर्स में कहीं भी कोई दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशन बोलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं ग्रेविटी की। ग्रेविटी क्या होता है कि ये जो फोर्स होता है, ये अर्थ लगाता है किसी ऑब्जेक्ट पे, अर्थ के द्वारा लगाया हुआ। ये स्पेशली हम लोग अर्थ के लिए ही यूज करते हैं। ठीक है। तो ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। ये अर्थ के द्वारा लगाया हुआ फोर्स को ग्रेविटी बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये क्या है, यूनिवर्स में कहीं भी दो मास के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको ग्रेविटेशन बोलते हैं। क्लियर। अब दूसरे पॉइंट देखते हैं। ये वीक फोर्स होता है और ये स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल ग्रेविटी फोर्स। ऐसा क्यों? देखो, वीक फोर्स इसलिए कि यूनिवर्स में बहुत सारी मासेस होती हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट के मासेस। अगर सपोज करो हमने बहुत छोटा ऑब्जेक्ट ले लिया, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम लगेगा। ठीक है। तो ये थोड़ा वीक होता है, वीक फोर्स होता है। और ये स्ट्रॉन्ग फोर्स क्यों होता है इसके कंपैरिजन में? स्ट्रॉन्ग इसलिए होता है क्योंकि अर्थ अर्थ अपने तरफ खींच रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट को। अर्थ का मास तो पता है कितना होता है, बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग देखेंगे आगे चल के अर्थ का मास कितना होता है, न्यूमेरिकल्स करेंगे बहुत ज़्यादा। प्रीवियस चैप्टर में आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवा चुका हूँ मैं न्यूमेरिकल्स का, तो इसमें भी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है ये वीक फोर्स होता है, क्योंकि मास का अलग अलग, मास का अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग मास होता है और कब छोटा भी हो सकता है। अब जब छोटा हो जाएगा तो उसका फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा कम होगा, बहुत कम होगा। और ये जो है, अर्थ जो किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, तो अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, तो अर्थ के कंपेरिजन में मास ज़्यादा तो फोर्स भी ज़्यादा। आगे चल के देखेंगे ये कैसे हो रहा है। लेकिन ये क्या था, स्ट्रॉन्गर होता है। अभी ज़्यादा क्लियर नहीं होगा ये चीज़, मैं मुझे पता है, लेकिन पहले ही मैं आप लोग को ये बोल रहा हूँ, ये ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा। तो जैसे जैसे पढ़ेंगे तो ये चीज़, ये जो मैं लिख रखा हूँ इनके मीनिंग्स आपको पता होंगे, आई होप। लेकिन आप लोग ये चैप्टर पहले से ही पढ़ रखे होंगे, तो मुझे ज़्यादा उतना भी मुश्किल नहीं होगा आप लोगों को समझाना।
थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, इट नीड मास ऑफ ईच इंडिविजुअल बॉडी बिटवीन विच द फोर्स इज टू बी डिटरमाइंड। तो मतलब ये हुआ कि इसके लिए कम से कम दो मास तो चाहिए। ठीक है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए कम से कम दो मास तो चाहिए। तो उसके बीच में कितना फोर्स लग रहा है उसको हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। और इसमें बोला सिंगल मास चाहिए, क्योंकि अर्थ पे जो प्रेजेंट वो सिंगल बॉडी है, उस पे हम लोग कितना फोर्स लग रहा है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जो यूनिवर्सल ये जो फोर्स निकालते हैं उसके लिए ये फॉर्मूला है, और जो ग्रेविटी के लिए जनरली हम लोग यहीं से कैलकुलेट कर रहे हैं कितना फोर्स अट्रैक्शन लग रहा है, मास इनटू ग्रेविटी। एक्चुअली ये वेट का ही फॉर्मूला है, ध्यान रखना। हाँ, अब ये बात करते हैं, ये जो जी है ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका वैल्यू जो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है। कैपिटल जी का वैल्यू कहीं भी चले जाओ यूनिवर्स में, ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होने वाला है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, और ये जो स्मॉल जी है, ये जो स्मॉल जी है इसका वैल्यू वेरी करते रहता है। अब आप अर्थ के सरफेस से बहुत ज़्यादा ऊपर जाओ तब भी घटेगा, अर्थ के सरफेस के सेंटर की तरफ चले जाओ तब भी घटेगा, और सेंटर पे पहुंच गए तो जीरो हो जाएगा जी का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रखा हूँ कि द फोर्स कैन बी जीरो विच द सेपरेशन बिटवीन इन्फिनिटी। लिखियो, एक्चुअल में ये होता नहीं है, ये एक्चुअल में होता नहीं। इन्फिनिटी पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ठीक है, लेकिन ये तो होता नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस के लिए ये फोर्स अप्लीकेबल है। इनफाइनाइट कुछ नहीं होता इसकी, इस फोर्स के लिए। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं, ये जो फोर्स होता है क्या होता है, जीरो हो सकता है, तब जीरो होगा जब क्या हो, अर्थ के आप सेंटर पे चले जाओ, बिल्कुल अर्थ के नीचे सेंटर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट पहुंच जाए तो वहाँ पे जी का वैल्यू क्या हो जाता है, स्मॉल जी का वैल्यू जीरो हो जाता है। और ऊपर जाओगे तो अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे तो भी ये जीरो हो जाता है। ठीक है, और ये जीरो नहीं होता एक्चुअल में, ये जो कैपिटल जी है ग्रेविटेशन है, इस फोर्स का वैल्यू जीरो नहीं होता एक्चुअल में। ठीक है, तो ये थोड़ी मैंने बेसिक डिफरेंस लिख रखा हूँ, आप आई होप थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया होगा ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं, इनकी जो हिस्ट्री है उनको डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप लोग ये कहानी पहले से आप लोग सुन चुके होंगे कि जो न्यूटन साहब है, ये एप्पल ट्री जो भी है वो पेड़ के नीचे बैठा था और एप्पल गिरा और इन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दे दिया। ये मुझे लग रहा है झूठ है, ये ऐसा नहीं होता है। कोई आदमी पेड़ के नीचे बैठा और एक बड़ा सा लॉ दे दिया, ऐसा नहीं होता। इसके पीछे बहुत सारी कहानी है और उस कहानी को हम लोग समझते हैं। और ये 1965 के आसपास इन्होंने ऐसा ये लॉ दिया था। तो ये लोग अलग अलग धारणा बना दिए कि एप्पल ट्री के नीचे न्यूटन बैठा और एप्पल गिरा, तो इन्होंने अपना लॉ दे दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होता है जनरली। तो हम लोग इसके हिस्ट्री में जाते हैं, सबसे पहले देखते हैं। लगभग ये बात है 1500 से लगभग 1600 के बीच में, ईयर जो है 1500 से 16 है। तब लोगों के मन में अलग अलग धारणाएं थी। कुछ लोगों का रिलीजियस बिलीफ था कि सन देख रहे हैं, मून देख रहे हैं, अलग अलग बिलीफ था। उन लोगों का ये बिलीफ था कि जो अर्थ है, ये जो अर्थ है बिल्कुल सेंटर पे है, और प्लैनेट्स जो अदर प्लैनेट्स जो भी है वो रिवॉल्व कर रहे हैं अर्थ के अराउंड। ठीक है, तो ऐसा बिलीफ था और ये सही भी नहीं था। तो काफ़ी ईयर बाद मतलब 10-20 साल जो भी हो, तो उस समय में एक कॉपरनिकस नाम का एक साइंटिस्ट आता है। तो वो उन्होंने क्या करता है, इसको प्रूव करता है, प्रूव में या बोलते थ्योरी देता है कि नहीं, अर्थ जो है सेंटर पे नहीं है, सन सेंटर पे है, और सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करता है। ठीक है, कॉपरनिकस ये जो क्या बोलता है कि सन जो है वो सेंटर में है और उसके प्लैनेट जो जो भी प्लैनेट है सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो फिर क्या होता है, कॉपरनिकस के ही जो इन्होंने बताया कि सन जो है सेंटर है, इसी के थ्योरी के आगे बढ़ाते हुए एक फेमस साइंटिस्ट आता है केपलर्स,
जो कि आपके शायद सिलेबस में दे रखा है, केपलर्स लॉ, आप लोग पढ़े भी होंगे। और बात करते हैं, तो ये जो केपलर्स लॉ है, इन्होंने थ्री लॉज देते हैं अलग अलग। आगे चल के मैं इस लॉज को बताऊंगा, ये थ्री लॉज क्या क्या है। और ये प्लानिट जो सन होता है रिवॉल्व करता है, एरियल वेलोसिटी के बारे में बताता है, कितना टाइम टेकन लगाता है, अलग 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 पॉइंट। ये इस तरह से ये इन्होंने थ्री लॉज के बारे में केपलर्स जो देता है। लेकिन कहानी यहाँ पे नहीं रुकती है, कि एक्चुअल में था कि जो केपलर्स था, ये एक मिनट, हाँ, ये जो केपलर्स था ये टाइको ब्राही नाम के साइंटिस्ट के यहाँ वर्क करता था, उसके यहाँ ही काम करता था। ये टाइको ब्राही क्या है, अपना पूरा लाइफ, जो अपना पूरा ज़िंदगी है, इन्होंने स्टार्स के स्टडी में ही लगा दिया, और स्टार्स को देख देख के बहुत सारे मैप्स वगैरह और ये डिज़ाइन करता था, बनाता था। उसी के आधार पे टाइको ब्राही के मरने के बाद जो इसका ये गुरु जी था, ये चेला था, तो इन्होंने थ्री लॉज देता है। लेकिन वहाँ भी जो है, बहुत सारे लोगों के बीच में कन्फ्यूजन था कि देखिए, व्हाट्स मेक द प्लानिट मूविंग, वाई डोंट दे स्टॉप, मतलब अगर प्लानिट प्लानिट अगर मूव कर रहा है तो वो स्टॉप क्यों नहीं हो रहा है। हम्म, और ये अगर प्लानिटरी मोशन ही हो रहा है तो ये थ्री लॉज को ही क्यों ये कर रहा है। अगर ये प्लानिट मूव कर रहा है तो हम लोग कांस्टेंट कैसे हैं। अलग अलग क्वेश्चन, बहुत सारी क्वेश्चन जनरेट होती थी, और केपलर इनका जवाब नहीं दे पाया। ठीक है, तो टाइको ब्राही जो भी था, हाँ, तो क्या होता है, तो यहाँ पे सर आइजैक न्यूटन आता है। इन्होंने अपने जो थ्योरी है ग्रेविटेशन के ऊपर, अपना थ्योरी देता है। एक जो बुक होता है प्रिंसिपिया मैथमेटिका, ये बुक इन्होंने पब्लिश करता है, आई थिंक कई जगह, मैंने कहा ना 1687 के आसपास उन्होंने इस बुक में यहाँ पे ग्रेविटेशन के जो फोर्स है, कि इसके जो कॉपरनिकस जिसको क्या था, हाँ, केपलर्स केपलर्स ने जिसका जवाब नहीं दे पाया, वो सारे जवाब इस किताब में था। ऐसा क्यों होता है, नहीं होता है, जो भी है। लेकिन लॉज ऑफ जो भी ग्रेविटेशन है, न्यूटन ने दिया। लेकिन ग्रेविटेशन को इसको जो न्यूटन ने दिया, इसको आसान किया गैलीलियो ने। आप लोगों को पहले ही मैं पढ़ा चुका हूँ, गैलीलियो ने इनर्शिया का कॉन्सेप्ट दिया था, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसको डिस्टर्ब ना किया जाए, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स ना दिया जाए, तो वो मूव करता रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को लेकर के न्यूटन ने दिया, तो आपको समझ में आ गया कि कोई पेड़ के नीचे बैठ करके कोई लॉज नहीं दे सकता। ठीक है, यहाँ पे कितने साइंटिस्ट के पूरा लाइफ बर्बाद हो गया, इसको बर्बाद नहीं हुआ, मतलब समझने में पूरा लाइफ चले गया कि ये ग्रेविटेशन को समझने में। और तब जाकर के न्यूटन्स ने ये लॉ दिया कि ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये कहानी, ऊपर ऊपर से नहीं। आपको अगर और ज़्यादा समझना है तो आप गूगल पे हिस्ट्री ऑफ ग्रेविटेशन मार के सर्च करके पूरी कहानी पढ़ सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात करा जो हिस्ट्री क्या था, कहाँ से आया, कोई पेड़ के नीचे बैठ के लॉज नहीं दे सकता, इसके पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट के लाइफ लग गया पूरा। ठीक है, इसको समझने में। तो हम लोग बात करते हैं जो वेरी फेमस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। ठीक है, थोड़ा, तो इन्होंने क्या बोलता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, या फिर इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। और इसमें इन्होंने बोला कि दो मास को हम कंसीडर करते हैं, मास वन और मास टू। ठीक है, ये दो मास कंसीडर करा। अब क्या हो रहा है कि ये जो मास है, इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, उसका आर है, मतलब डिस्टेंस का वैल्यू सेंटर टू सेंटर दोनों मास का आर डिस्टेंस है। अब क्या हो रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है एक दूसरे को खींच रहा है। आपको याद, अब कुछ याद आया होगा, एक्शन रिएक्शन। मतलब कोई ऑब्जेक्ट, सपोज करो ये, अगर कोई ऑब्जेक्ट इसको खींच रहा है जितने फोर्स से, तो उतने ही फोर्स से ये भी उस ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, मतलब दोनों फोर्स इक्वल है। ठीक है, मास छोटा बड़ा ऐसा कुछ भी नहीं होता, दोनों फोर्स इक्वल फोर्स के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो क्या है, दोनों मास जो है एक दूसरे को इक्वल फोर्स के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे न्यूटन्स ने स्टेटमेंट दिया, ऑब्जेक्ट विथ मासेस फील द एट्रैक्टिव फोर्स। जानते ही हम लोग कि सारे जितने भी मासेस है एट्रैक्टिव फोर्स फील करता है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है उनके मासेस की, जो प्रोपोर्शनल होता है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। जो भी है उनके जो ऑब्जेक्ट है उनके बीच का जो डिस्टेंस है स्क्वायर डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। ठीक है, उसी चीज को हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकली लिख रहे हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 और m2। इसको थोड़ा सा फिर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जो मास है, सपोज करो 2 kg 5 kg कुछ भी है, ठीक है, और ये भी कुछ है, अगर मास के वैल्यू को हम लोग इंक्रीज करें, जो मैग्नीट्यूड को, मास के मैग्नीट्यूड को अगर हम लोग इंक्रीज करें, तो क्या होगा कि फोर्स भी बढ़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मास को डिक्रीज करें तो वो भी फोर्स जो है वो डिक्रीज होगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स जो है मास पे डिपेंड करता है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर हुआ यहाँ तक? मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ कि मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, और मास घटेगा तो फोर्स भी घटेगा। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने क्या दिया था, एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर डिस्टेंस। जो भी ये जो ऑब्जेक्ट है इनके बीच का डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। तो हमने वैसा ही किया। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, सपोज करो कि ये जो ये मास है, ये दोनों मास है, एक दूसरे के सर्टेन डिस्टेंस पे है, ठीक है। अगर हमने मास को जो डिस्टेंस है इन दोनों मास के डिस्टेंस को बढ़ा दिया, सपोज करो 2 मीटर है, हमने 10 मीटर कर दिया, तो क्या होगा कि ये दोनों बीच, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, जो अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे को, फोर्स का मैग्नीट्यूड घट जाएगा। सपोज करो 2 न्यूटन था तो वो 1 न्यूटन होगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पे इसको बता रहा हूँ। तो समझ में आया कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि अगर हमने डिस्टेंस बढ़ाया तो फोर्स घटेगा, अगर डिस्टेंस घटाया इन दोनों के बीच के तो फोर्स बढ़ेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा है वो। ठीक है, तो हमने इन दोनों इक्वेशन को 1 और 2 मान लिया और इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। ठीक है, हमने कंबाइन किया तो हमने क्या करा कि F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन को ही कंबाइन करके ऐसा लिख दिया। आपको पता ही होगा कि ये जो प्रोपोर्शनल साइन है इसको हटाने के लिए और इक्वल टू साइन लाने के लिए हमें एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड करना पड़ता है। हमने ये कांस्टेंट वैल्यू g को ऐड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो ये कैपिटल G है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। मतलब ये जो G है हर एक मास पे लगेगा, और इसका वैल्यू क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, और ये यूनिट वगैरह कैसे है आगे लेक्चर में देखेंगे। इस पे बेस हम लोग अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो आई होप आप लोग, आपको जो मैं आज जितना बताया, बेसिक्स बताया इस चैप्टर के, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं इस ये जो फॉर्मूला है उसको और अच्छे से फील करेंगे, कैसे मतलब डिस्टेंस कितना बढ़ाएं कितना घटाएं, मास बढ़ाएं कितना, तो क्या होने वाला फोर्स पे, उसको हम लोग देखेंगे। और हम लोग इस पे बेस और भी अच्छे अच्छे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो आपको ये लेसन समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम लोग और इस फॉर्मूले को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बच्चों।